ओके, सबसे पहले क्या है, कारक चिन्ह संबंधी गलतियाँ बच्चे करते हैं। अक्सर मैंने देखा है बच्चों को गलतियाँ करते हुए कि कारक चिन्ह जो होता है, कारक क्या होते हैं आपको पढ़ाया होगा। कभी क्या है, मैं एक बार इस पर वीडियो लेकर आऊँगा। फ़िलहाल आप क्या है यहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं, इस पर हम क्या है विचार करते हैं। कारक चिन्ह यदि क्या है संज्ञा के साथ आए तो अलग लिखते हैं, और यदि क्या है सर्वनाम के साथ आए तो मिलाकर लिखते हैं। सिंपल सी बात है, जब आप वाक्य बनाते हैं तो कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। यदि कारक चिन्ह क्या है संज्ञा के साथ है तो अलग अलग लिखें, संज्ञा अलग होगी कारक चिन्ह अलग होगा। और यदि आप कारक चिन्ह सर्वनाम के साथ प्रयोग करते हैं तो कारक चिन्ह मिलाकर लिखे जाएंगे। जैसे राम ने रोहन के लिए अपने दोस्त को छोड़ दिया। अब यहाँ देखिए राम क्या है संज्ञा है, और संज्ञा के बाद क्या ने कारक चिन्ह आया है, इसे हमने अलग लिखा है। रोहन यहाँ पर संज्ञा है, संज्ञा के बाद क्या है के लिए कारक चिन्ह आया है, इसको हमने अलग लिखा है। दोस्त यहाँ पर क्या है संज्ञा है, दोस्त के बाद को कारक चिन्ह आया है, उसको भी हमने क्या अलग लिखा है। ठीक है। अब नीचे देखिए उसने आपके लिए उस पर रखी पुस्तक उठाई। यहाँ पर उस सर्वनाम है, उसके साथ ने कारक चिन्ह आया है, मिलाकर लिखा। आपके लिए यहाँ पर आप सर्वनाम है, के लिए कारक चिन्ह है, यहाँ पर के कारक चिन्ह क्या है मिलाकर लिखा गया। लिए को अलग लिखा है क्योंकि के लिए में दो कारक चिन्ह है, एक को मिलाकर लिखेंगे एक को अलग लिखेंगे। उस पर, उस पर क्या है यहाँ पर उस क्या है यहाँ पर सर्वनाम है, पर कारक चिन्ह है, और इसको मिलाकर लिखा गया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको समझ आया होगा कि यदि कारक चिन्ह संज्ञा के साथ आए तो मिलाकर अलग लिखते हैं, और यदि क्या है सर्वनाम के साथ आए तो मिलाकर लिखते हैं। आगे देखिए, सम्मान देने के लिए या फिर आदर सूचक के लिए कर्ता अगर एक वचन है तब भी हम क्रिया का प्रयोग बहुवचन में करते हैं, चाहे क्रिया हो या सर्वनाम हो। ठीक है। कभी भी हिंदी में ये नियम है, यदि क्या है हम किसी भी व्यक्ति को सम्मान देना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्रिया का प्रयोग बहुवचन में करते हैं और सर्वनाम का प्रयोग भी। ठीक है। जैसे पिताजी, पिताजी चूंकि एक है, फिर भी क्या है हम पिताजी को सम्मान दे रहे हैं, इसीलिए पिताजी काम पर जा रहे हैं। यहाँ पर जा रहे हैं क्रिया क्या है बहुवचन में प्रयोग की गई है। अब इन्हीं पिताजी के लिए क्या है हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे और क्रिया का प्रयोग भी करेंगे, तो दोनों का प्रयोग क्या है बहुवचन में होगा। जैसे वे हमारे लिए मेहनत करते हैं। तो कभी भी ध्यान रखना, यदि किसी भी व्यक्ति को हम सम्मान देते हैं, वह भले एक क्यों ना हो, कर्त वो एक वचन क्यों ना हो, उसके लिए क्रिया का प्रयोग और सर्वनाम का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि ओ या ओ की मात्रा से किसी शब्द का बहुवचन बनाते हैं या बना रहे हैं तो ओ या ओ की मात्रा के ऊपर बिंदु लगाई जाएगी। इस बात को आप नोट कर लीजिए। ठीक है। यदि ओ की मात्रा से हम किसी भी शब्द का बहुवचन बनाते हैं तो या तो अगर ओ लगाते हैं तो ओ पर बिंदु आएगी, यदि ओ की मात्रा लगाते हैं तो उस मात्रा पर बिंदु आएगी। ओ की मात्रा से बहुवचन बनते हैं संज्ञा के, है ना, क्योंकि जब हम क्या है इनका कारकीय रूप बनाते हैं वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो कई सारी संज्ञाओं का रूप बहुवचन में ओ की मात्रा से बनता है। जैसे राजा का राजाओं, बालक का बालकों, दोस्त का दोस्तों, नदी का नदियों। एक बात देखी होगी आपने, राजाओं, राजा का राजाओं यहाँ पर ओ जोड़ा गया, ओ पर बिंदु लगाई गई। बालक का बालकों ओ की मात्रा जोड़ी गई, उस पर बिंदु लगाई गई। दोस्त पर ओ की मात्रा जोड़ी गई, उस पर बिंदु लगाई गई। नदी का बहुवचन बनाते समय या पे ओ की मात्रा जोड़ी गई, उस पर बिंदु लगाई गई। ठीक है। तो कभी भी ओ की मात्रा से जब आप किसी संज्ञा का बहुवचन बनाते हैं तो उस पर बिंदु आएगी निश्चित। ठीक है। और हमेशा ये प्रयोग कहाँ होगा, संज्ञा में होगा। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन
कई बार ऐसा होता है कि एक जगह ऐसा होता है कि ओ की मात्रा से बहुवचन तो बनता है, लेकिन बिंदु नहीं लगता है। वो कहाँ? इसे देखिएगा। यदि ओ की मात्रा से बने हुए बहुवचन शब्द का संबोधन के लिए प्रयोग होता है, तो बिंदु हट जाएगी, तो बिंदु नहीं आएगी। जैसे राजा, यहाँ पर राजाओं को हमने बिंदु लगाई थी, इधर बिंदु नहीं लगाई। बालकों, यहाँ पर बिंदु नहीं है। दोस्तों, बिंदु नहीं है। मित्रों, बिंदु नहीं है। और ये कब होता है? जब हम क्या है, बहुवचन में किसी को संबोधित करते हैं, किसी को भी, जैसे साथियों, दोस्तों इधर आओ, साथियों क्या तुमने सुना। इस प्रकार से जब हम शुरुआत में किसी भी शब्द का शब्द में यदि ओ की मात्रा से वो बहुवचन है और संबोधित करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर क्या है, ओ की मात्रा पर बिंदु नहीं आएगी। और बाकी ओ की मात्रा से जो भी शब्द बनेगा और वाक्य में जिस जहाँ पर भी इसका प्रयोग होगा संबोधन को छोड़कर, वहाँ पर क्या है, उसके ऊपर बिंदु आएगी। ये इस बात से आप क्या है, निश्चिंत रहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया। ओके। वाक्य फॉर्मेशन, सेंटेंस को जब बनाते हैं, वाक्य निर्माण जब आप करते हैं, तो शब्दों का क्रम क्या होना चाहिए, कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, इसमें भी कई बार बच्चे दुविधा में होते हैं। तो इस पर भी हम क्या है, चर्चा करते हैं। सबसे पहले संबोधन आएगा, यदि है। फिर कर्ता आएगा, कर्ता तो होता ही होता है। फिर अधिकरण आएगा, यदि है। फिर अपादान आएगा, यदि है। फिर संप्रदान आएगा, यदि है। फिर करण आएगा, फिर कर्म आएगा, यदि ये हैं, और फिर क्रिया आएगी। एक वाक्य को बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है? एक कर्ता और एक क्रिया। लेकिन यदि ये कारक भी हैं, तो इनका क्रम इसी तरीके से चलेगा। ठीक है। संबंध कारक की बात करते हैं, इसका प्रयोग या तो कर्ता से पहले आएगा या फिर कर्म से पहले क्या इसका प्रयोग होगा। बाकी क्या है, बाकियों का क्रम इसी प्रकार से चलेगा। संबंध कारक के बारे में ध्यान रखना, या तो ये कर्ता से पहले आएगा या फिर कर्म से पहले आएगा, और बाकी जो कारक हैं वो इसी क्रम में क्या प्रयोग होंगे। यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है, ध्यान से इस उदाहरण को सब देखिएगा। हे मनुष्यों, दशरथ का पुत्र राम गंगा तट पर अयोध्या से आकर प्रजा के लिए अपने हाथ से यज्ञ करते हैं। हे मनुष्यों संबोधन है। मनुष्यों ओ की मात्रा से बहुवचन बना है, लेकिन ये संबोधन के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर बिंदु नहीं है। संबोधन सबसे पहले आएगा। फिर दशरथ का पुत्र, यहाँ पर क्या, दशरथ का, यहाँ पर का कारक चिन्ह है जो कि संबंध कारक का है, इसलिए क्या है ये कर, और ये राम जो है ये करता है, इससे पहले इसका प्रयोग हुआ है। राम यहाँ पर करता है। गंगा तट पर किसका कारक चिन्ह है? संबंध का कारक चिन्ह है। तो गंगा तट क्या है? संबंध कारक है, नहीं सॉरी, अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक का चिन्ह है। अयोध्या से आकर, अयोध्या से अलग हुए तो अपादन कारक है। प्रजा के लिए संप्रदान कारक है। अपने हाथ से करण कारक है। यज्ञ कर्म है, कर्म कारक है। करते हैं क्रिया है। तो कारकों का जो क्रम होगा, उनका क्रम क्या है, इसी तरीके से चलेगा। ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि सभी कारक क्या है, एक वाक्य में प्रयोग हों, लेकिन जो कारक क्या है, या जो कारकीय रूप क्या है शब्दों का, या संज्ञा सर्वनाम का जो कारकीय रूप वाक्यों में प्रयोग होता है, उसका क्रम क्या है, इसी प्रकार से चलेगा। जो कारक वाक्य में नहीं होगा, या संज्ञा सर्वनाम का जो कारकीय रूप वाक्य में नहीं होगा, उसे छोड़कर आप क्या है, दूसरे कारक को इसी क्रम में क्या है, प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूँ। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इससे क्या है, पदक्रम की अशुद्धि कर लेते हैं हम। और आप जो क्या है, एक सेंटेंस फॉर्मेशन जो होती है, वाक्य निर्माण जो होता है, उसमें क्या है, आप बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ये स्लाइड, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके। अब है की और की जो का प्रयोग है, ये जो दोनों की और की का प्रयोग है, ये जो इसकी उलझन है, इस पर हम विचार करेंगे। कहाँ पे बड़ी की मात्रा कहाँ आएगी, कहाँ पे छोटी की मात्रा कहाँ आएगी। बच्चे अक्सर क्या है, इसमें बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के बाद गलती नहीं करेंगे।
जो की है, क पे बड़ी की मात्रा है, वो कारक चिन्ह है, हमेशा संज्ञा और सर्वनाम के बाद आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संज्ञा और सर्वनाम के बाद इसका प्रयोग होता है। यानी कि यदि की आया है कहीं पर भी, उससे पहले, ठीक पहले, या तो संज्ञा होगा, या संज्ञा होगी, या फिर सर्वनाम होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे नीरज ने रोहन की पुस्तक मुझे दी, राकेश कुमार ने उसकी, यहाँ पर की से पहले उस सर्वनाम है, पुस्तक मेज पर रख दी। तो यहाँ पर क्या है, की से पहले ऊपर वाले वाक्य में रोहन है, और यहाँ पर की से पहले उस सर्वनाम है जो वह से बना हुआ है, और इस की का प्रयोग हमेशा सर्वनाम या संज्ञा के बाद होगा। उम्मीद करता हूँ समझ आया है। जो की है, का पे छोटी की मात्रा है, यह समुच्चय बोधक है, कंजक्शन है, और इसका प्रयोग हमेशा मिश्र वाक्य में किया जाता है। और बात ध्यान रखनी होगी ये है कि इस की से पहले जो का पे छोटी की मात्रा वाला की है, इससे पहले क्या है, या तो क्रिया होगी या क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, तभी क्या है, इस की का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे उसने कहा कि, यहाँ पर जो की आया है, इससे पहले कहा क्रिया है, और तभी इसका प्रयोग हुआ है। यहाँ पर जैसा कि, यहाँ पर की आया है, की से पहले क्या है, जैसा शब्द है, जो कि क्या है, अव्यय है, अभिकारी शब्द है, क्रिया विशेषण है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क पे बड़ी की मात्रा, कारक चिन्ह, संज्ञा और सर्वनाम के ठीक बाद आता है। ठीक है, कभी भी, यानी कि यदि की का प्रयोग, आप क पे बड़ी की मात्रा वाला की का प्रयोग किया आपने, तो उससे पहले संज्ञा सर्वनाम का होना आवश्यक है। तो यदि आपने क पे छोटी की मात्रा वाला की का प्रयोग किया है, तो उससे पहले या तो क्रिया होनी चाहिए, या फिर कोई अभिकारी शब्द होना चाहिए, जैसे जैसे शब्द है ना, क्यों, क्योंकि, जैसे कि, है ना। ओके। ओके, अब देखिए एक और, कई बार हम क्या है इसमें भी और लिखने का स्थान कहाँ होता है, और कहाँ लिखना चाहिए, और कहाँ लिखना चाहिए, इसमें भी हम कई बार गलती करते हैं। बच्चों को मैंने गलती करते हुए कई बार देखा है। और क्या है, समुच्चय बोधक है, ध्यान रखना। ये जो और शब्द है, ये हमेशा संज्ञा सर्वनाम को जोड़ता है, दो संज्ञाओं को या दो सर्वनामों को आपस में जोड़ता है, या फिर दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है, कंजक्शन नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मनोहर और वीरेंद्र घूमने गए, तो मनोहर एक संज्ञा है, वीरेंद्र दूसरी संज्ञा है, इन दोनों संज्ञाओं को जोड़ने का प्रयोग, जोड़ने के लिए क्या है, इसका प्रयोग हुआ है। यहाँ पर सर्वनाम भी होते तब भी और का प्रयोग होता। यदि दो वाक्य होते, मनोहर घूमने गया और वीरेंद्र क्या खेलने गया, यहाँ पर मनोहर घूमने गया, वीरेंद्र खेलने गया, इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए और का प्रयोग हुआ। जो ओर है, इसका अर्थ होता है के पक्ष, की तरफ, की ओर, ये दिशा सूचक है ये। और ये क्या है, अभिकारी शब्द तो है, लेकिन ये समुच्चय बोधक नहीं, बल्कि क्या है, संबंध बोधक है, और ये दिशा सूचक है। ये किसी शब्द को और वाक्य को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है। तो इसको की तरफ के अर्थ में, दिशा सूचक के अर्थ में क्या इसका प्रयोग होता है। जैसे सभी लोग मैदान की ओर, मैदान की तरफ भागे, ऐसा समझ में, उम्मीद करता हूँ समझ गए। ओके। अब देखिएगा, यदि क्रिया बहुवचन और पुल्लिंग हो, तो वाक्य के अंत में ई की मात्रा के बाद हैं या थे आते हैं। कुछ नहीं कह रहे हैं कि क्रिया यदि बहुवचन पुल्लिंग है, तो बहुवचन पुल्लिंग क्रिया को पहचानने का सीधा तरीका है, हैं या थे से पहले ई की मात्रा होगी, या इस प्रकार से समझें, यदि क्रिया के अंत में ए की मात्रा है और उसके बाद है, समझना वो बहुवचन क्रिया है, तो है पर बिंदु आएगी, सिंपल सी बात है। जो पुल्लिंग बहुवचन क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं का अंत ए की मात्रा से होता है, और फिर उसके बाद क्या है, या तो थे जुड़ता है या है जुड़ता है, यदि उसमें है। ठीक है, समझ गए। इसके बाद देखिएगा, जैसे बच्चे खेलते थे,
यहाँ पर थे से पहले क्या है, ते है। वे घूमने जा चुके हैं से पहले क्या है, चुके हैं, कहाँ पे ए की मात्रा है। वे घूमने गए, यहाँ पर थे और हैं नहीं, इसलिए क्या है यहाँ पर लास्ट में ए खुद आया है। ठीक है, तो ए आए चाहे ए की मात्रा आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वे खाना खा रहे हैं, यहाँ पर रहे, रहे पर हे पर ए की मात्रा है, उसके बाद हैं लगाया है। तो यदि क्रिया बहुवचन है और पुल्लिंग है तो क्रिया हमेशा की क्रिया का अंत ए की मात्रा से होगा। उसके बाद क्या है, यदि सहायक क्रिया है या थे है तो वो जोड़ा जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें भी बच्चे बच्चे गलतियाँ करते हैं, कहाँ बिंदु लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, मतलब इस उलझन में बच्चा पड़ा रहता है। सिंपल सी बात है से पहले यदि ए की मात्रा है तो है पर बिंदु आएगी, क्योंकि वो क्रिया बहुवचन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि क्रिया स्त्रीलिंग हो तो वाक्य के अंत में ई की मात्रा रहेगी, डेफिनेट है। कोई भी क्रिया यदि स्त्रीलिंग है, वो चाहे एक वचन में हो या बहुवचन में हो, अंत में ई की या बड़ी ई की मात्रा रहेगी। ठीक है, और बहुवचन में भी क्रिया का प्रयोग एक वचन के समान होगा, कोई अंतर नहीं होगा। जैसा प्रयोग एक वचन में होता है क्रिया का, वैसा ही बहुवचन में होगा स्त्रीलिंग में। और क्या होगा, अंत में बड़ी की मात्रा आएगी। ठीक है, बस बहुवचन और एक वचन में क्या है, सिर्फ इतना है, अंतर है कि बहुवचन स्त्रीलिंग क्रिया के अंत में सिर्फ अनुस्वार, जिसे हम बिंदु कहते हैं, वो आएगी बस। जैसे यहाँ देखिएगा, लड़की पानी भर रही थी। रही थी क्या है, एक वचन क्रिया है, लड़की एक वचन करता है। अब इसी को हम बहुवचन में बदलते हैं, लड़कियां पानी भर रही थीं। कोई अंतर नहीं आया, बस लास्ट वाला जो क्रिया का लास्ट वाला अक्षर है, जैसे थी था लास्ट में, उस पर हमने बिंदु लगा दी बस। नदी बहती है, यहाँ पर क्या है, बहती है, लास्ट में है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, नदियाँ बहती हैं, है पर बिंदु आएगी और कुछ भी अंतर नहीं होगा। महिलाएं मेले में जा रखी, यहाँ पर क्या है, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी एक वचन में भी रखी क्रिया आता है, बहुवचन में रखी क्रिया आएगी। बस बहुवचन में क्या है, अंत में बिंदु जोड़ देंगे। बस इतनी सी गलती सुधारनी है, फिर आपको कभी भी क्या है, क्रिया से संबंधित जो गलतियाँ होती हैं वो कभी होने वाली नहीं है, खासकर बिंदु वाली गलतियाँ। उम्मीद करता हूँ समझ आया। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं क्रिया के अंत में ए और या पर ए की मात्रा का प्रयोग हम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या फिर इन दोनों में से किसका प्रयोग होगा। इस दुविधा में भी बच्चे कई बार पूछते रहते हैं, सर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस दुविधा को भी क्या है, मैं आज ठीक कर देता हूँ। कभी भी जो ये यहाँ पर ब्रैकेट में दे रखा है, कोष्ठक में दे रखा है, ये ब्रैकेट वाला जो रूप है ये गलत है। या पे ए की मात्रा लगा कर क्या है, कभी क्रिया नहीं बनाते हैं। लिखिए में ए आएगा, दीजिए में भी ए, लीजिए में भी ए। तो जो मैंने ये क्या है हाईलाइट कर रखे हैं, जाइए, लिखिए, दीजिए, वे सारे शुद्ध रूप हैं। या पे ए की मात्रा की जगह क्या करना है, ए खुद लिखना है, बस इतनी सी बात करनी है। जो ये ब्रैकेट में दे रखा है ये गलत रूप है। ठीक है, तो इनका प्रयोग क्या है आप ना करें, इनके प्रयोग करने से आप बचें। ठीक है, मानक रूप है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना आप यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो ये क्रियाएं हैं जो ऊपर लिखी हैं, ये सारी क्रियाएं ये वाली, इन क्रियाओं के इन रूपों का क्या है, हमेशा बहुवचन में या सम्मान देने के लिए हम करते हैं। लिखिए, दीजिए, उठिए, बैठिए, जाइए, ये क्रियाएं हमेशा बहुवचन में होती हैं। इनका प्रयोग बहुवचन में या सम्मान देने के लिए हम करते हैं। ठीक है, और इन्हीं क्रियाओं के स्थान पर क्या है, लिखिए को आप लिखें ले सकते हैं, लिखें, दीजिए को दें, उठिए को उठें, जाइए को जाएं। इन क्रियाओं का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये क्रियाएं भी क्या है, सम्मानजनक है और बहुवचन में प्रयोग होती हैं। तो इन दोनों में से क्या है, चाहे लें, दें, उठें, जाएं का प्रयोग करें, चाहे लिखिए, दीजिए, जाइए, उठिए, बैठिए का प्रयोग करें, दोनों का प्रयोग क्या है, एक समान होता है। यदि तुम सर्वनाम है या तुम के अर्थ में क्या है, हम किसी के साथ क्रिया का प्रयोग करते हैं, तो लिखो, तुम उठो, तुम बैठो, तुम दो, तुम लो, तुम जाओ, तुम बैठो। क्रिया का अंत क्या है, ऊ की मात्रा से अक्सर होता है। यदि क्या है, आत्मीय संबंध है, किसी से तू से बात करते हैं, तो तू सर्वनाम के साथ क्रिया क्या है, तो उठ, तू बैठ, तू जा, तू देख, तू सुन।
इस प्रकार से क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। और यदि क्या है किसी भी संज्ञा के साथ हम क्रिया का प्रयोग करते हैं तो तीनों रूपों को, चाहे उठ बैठ जा या ले दें लें, उठें बैठें, लिखो उठो बैठो, दीजिए लिखिए लीजिए, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राघव उठिए, राघव बैठिए, राघव उठें, राघव बैठें, और राघव उठो, राघव बैठो, राघव उठ, राघव बैठ, किसी भी प्रकार से किसी भी रूप का हम प्रयोग कर सकते हैं संज्ञा के साथ। उम्मीद करता हूँ समझ आया और इस प्रकार की गलतियाँ दोबारा नहीं दोहराएंगे। ओके। कुछ शब्दों को बनाने का एक विशेष नियम है, हालांकि ये प्रत्यय में पढ़ाया जाता है। यहाँ पर मैं क्या है थोड़ा सा क्या है शब्द वर्तनी के बिहाफ से वर्तनी के संदर्भ में पढ़ाऊंगा, ज़्यादा विस्तार से हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। किसी भी शब्द के अंत में इक, या, आ और ए प्रत्यय जुड़ते हैं तो शब्द के शुरू के अक्षर की मात्राओं में निम्नलिखित बदलाव आते हैं या आएंगे। यदि शुरुआत का अक्षर जो है शब्द का उसमें अ या आ की मात्रा है तो आ की मात्रा में बदल जाएगी। यदि उसमें ई या बड़ी ई या ए की मात्रा है तो आई की मात्रा में बदल जाएगी। यदि ऊ है या ऊ की मात्रा है तो आओ की मात्रा में बदल जाएगी। यदि री की मात्रा है तो आर में बदल जाएगी। इतना आप ध्यान रखिएगा। उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए समाज धन इक, समाज में सा पर अ है क्योंकि कोई मात्रा नहीं मतलब अ है। जैसे ही हम इस समाज शब्द में इक प्रत्यय जोड़ते हैं वैसे ही सा का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, सामाजिक। गंगा और ए देखिए, गंगा में ग है, ग में क्या है कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब इसमें अ है। जैसे ही हम ए प्रत्यय जोड़ते हैं यहाँ से वैसे ही क्या है ग का गा हो जाएगा गांगे। सर ये गांगे क्या है, ये भीष्म का नाम है, गंगा पुत्र को ही गांगे कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए जैसे नीति में देखिए, नीति शब्द में ना पे बड़ी की मात्रा है, जैसे इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो ई का आय हो जाएगा, जैसे यहाँ पर नियम है नैतिक। दिन में क्या है दा पे छोटी की मात्रा है, जैसे इक जोड़ते हैं तो छोटी ई का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। हर हाल में यही होगा जो लास्ट में ही दे रखा है। ठीक है। ये अब इधर सुंदर देखो, सुंदर सा पे छोटा ओ की मात्रा है, जैसे या प्रत्यय जोड़ते हैं छोटा ओ किस में बदल जाएगा, आओ की मात्रा में बदल जाएगा, सौंदर्य। बुद्ध ब पे छोटा ओ की मात्रा है और जैसे अ प्रत्यय जोड़ते हैं तो बौद्ध हो जाएगा। कुंती का पे छोटा ओ की मात्रा है, जैसे ये प्रत्यय जोड़ते हैं वैसे ही क्या है कौनते हो जाएगा। उद्योग में छोटा ऊ है, जैसे इक जोड़ते हैं औद्योगिक, ऊ का आओ हो जाएगा। इतनी सी बात की आपको समझ में आनी चाहिए। री है, जैसे यहाँ पर प्रथा में प पे री री की मात्रा है, जैसे हम इसमें अ जोड़ते हैं तो क्या है री की मात्रा आर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो प पे आ जुड़ जाएगा तो पा हो जाएगा। जो र रहे ये रेफ वाला र है ये ऊपर चला जाएगा, पार्थ हो जाएगा। प्रथा प्रथा दरअसल ये री से ये ऐसे शब्द बहुत कम देखने को मिलेंगे और खासकर ये पार्थ शब्द क्या है भगवान कृष्ण ने क्या है अर्जुन के लिए प्रयोग किया है, क्योंकि प्रथा शब्द जो है ये कुंती का नाम था, बचपन का नाम। ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। ये इस नियम को भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ से भी आप कई सारी गलतियाँ क्या है ठीक ठाक क्या सुधार लेते हैं, ये मेरी क्या है उम्मीद है। आगे देखते हैं। मैं और में उलझन रहती है बच्चों को, इसकी उलझन को भी हम थोड़ा ठीक करते हैं। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, कहाँ मैं का प्रयोग करना चाहिए कहाँ में का करना चाहिए, इस पर भी क्या हम छोटा सा क्या है एक छोटी सी चर्चा करते हैं, छोटा सा परिचय देते हैं इनका। जो मैं है जिस पर दो मात्राएं होती है, बिंदु होती है, ये सर्वनाम होता है। इसका प्रयोग क्या संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जैसे मैं घूमने जाऊंगा, मैं अपने आप में सर्वनाम है, आई के अर्थ में, आई यानी मी के अर्थ में क्या इसका प्रयोग होता है। जो में है ये क्या है कारक चिन्ह है, अधिकरण कारक चिन्ह है और इसका प्रयोग हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के बाद होता है। तो अगर माँ पे एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा, तो उसका प्रयोग हमेशा क्या है संज्ञा सर्वनाम के बाद होगा। और यदि माँ पे दो मात्राएं हैं यानी कि आई की मात्रा है तो वो सर्वनाम होता है और वो अपने आप में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। जैसे टोकरी में फल रखे हुए हैं, यहाँ पर टोकरी संज्ञा है और इसके बाद क्या है कारक चिन्ह आया, ये मी कारक चिन्ह आया है। कलम
उसमें रखी हुई, यहाँ पर उस क्या है सर्वनाम है, में क्या है कारक चिन्ह है, ये उस सर्वनाम के बाद क्या इसका प्रयोग हुआ है। उम्मीद करता हूँ आज के बाद गलती नहीं करोगे। ओके आगे बढ़ते हैं। क्रिया में यदि क्या है, इस पॉइंट को देखिएगा, क्रिया में यदि अनुनासिक का उच्चारण है तो गा गी से पहले वाले अक्षर ओके गा गी से पहले वाले अक्षर पर चंद्र बिंदु आएगी, और यदि क्या है ए की मात्रा है तो बिंदु आएगी। यदि अंत में गा गी नहीं है तो अंतिम अक्षर के ऊपर बिंदु या चंद्र बिंदु आएगी। सिंपल सा इन्होंने बताया है। कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें आपको लग रहा है कि उसमें बिंदु या चंद्र बिंदु आएगी तो आएगी कहाँ, लिखें तो लिखें कहाँ। अगर कोई ऐसी क्रिया है जिसमें आपको लगता है कि इसमें चंद्र बिंदु या बिंदु आएगी तो उस बिंदु या चंद्र बिंदु को कहाँ लगाएं। यदि क्रिया के अंत में गा गी है तो इन अक्षरों से पहले जो भी अक्षर होगा उस पे आप बिंदु या चंद्र बिंदु लगाएंगे। यदि ये अंत में गा गी नहीं है तो जो अंतिम अक्षर होगा उसी पर आप बिंदु या चंद्र बिंदु लगाएंगे। सिंपल सी बात ये बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। और एक पॉइंट और है, यदि गा गी से पहले या क्रिया के सबसे अंत में ऊ का उच्चारण है, ऊ की मात्रा लगनी है, तो ध्यान रखना हमेशा बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। तो बेहतर है हम उदाहरणों से समझते हैं। यहाँ देखिए, आऊँगा में नाक से निकलने वाला एक साउंड आ रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें बिंदु आएगी, आऊँगा, लेकिन आपको पता नहीं कि कहाँ आएगी। यदि अंत में गा है या गे है, गी है, ये जैसे ऊपर बताया, तो गा गी से पहले जो अक्षर है, जैसे यहाँ पर ऊ है, इसी पर क्या चंद्र बिंदु आएगी। जाऊँगा, ये आ गई यहाँ पर चंद्र बिंदु। बैठूंगा, यहाँ पर चंद्र बिंदु। क्या गा पे बिंदु नहीं आएगी कभी भी। चलूँगा, अब यहाँ देखिए गे में चलेंगे, तो गे से पहले क्या है, ला अक्षर है और इसी पर क्या है बिंदु लगेगी। सुनेंगे, देखेंगे, देखेंगी, तो गा गी से पहले जो अक्षर होगा जैसे उसी पर क्या है बिंदु या चंद्र बिंदु लगेगी। सर बिंदु कब लगेगी, चंद्र बिंदु कब? यदि ए की मात्रा है तो बिंदु लगेगी, यदि कोई मात्रा नहीं है ऊपर तो चंद्र बिंदु लगेगी। सिंपल सी बात है। दरअसल वो चंद्र बिंदु है, लेकिन ए की मात्रा में क्या सुविधा के लिए हम उसे बिंदु के रूप में लिखते हैं, ठीक है। और यदि ऊ का उच्चारण है कि कहीं जैसे उठूं, बैठूं, जाऊंगा, उठूंगा, बैठूंगा, सुनूंगा, अब आपको क्या है ये डाउट रहता है कि सर ये उठूंगा, बैठूंगा, सुनूंगा में क्या है, जो ऊ है ये कौन सा ऊ आता है। दरअसल ये हमेशा क्या है बड़ा ऊ आता है या उसकी मात्रा आती है। जैसे आऊँगा में ऊ कौन सा है, बड़ा। बैठूँ जाऊँगा में और जाऊँ में ऊ कौन सा है, बड़ा है। बैठूँगा और बैठूँ में ऊ कौन सा है, बड़ा है। चलूँगा और चलो में ऊ कौन सा है, बड़ा है। चलें, बैठें, इसमें तो ऊ है नहीं, तो इसमें ऊ लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी क्रिया में ऊ का उच्चारण हो रहा है क्रिया के अंत में या गा गी से पहले, यदि क्रिया के अंत में या गा गी से पहले ऊ का उच्चारण है तो वह हमेशा बड़ा ऊ होगा। इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, यदि किसी भी क्रिया में आपको लग रहा है कि इसमें बिंदु या चंद्र बिंदु आएगी तो लिखें कहाँ। यदि गा गी है अंत में तो उससे ठीक पहले वाले अक्षर पर आएगी बिंदु या चंद्र बिंदु। और यदि क्या है अंत में गा गी नहीं, जैसे यहाँ पर दे रखा है ये, तो क्या है जो अंतिम वाला अक्षर होगा उस पर बिंदु या चंद्र बिंदु आएगी। ध्यान रखिएगा, यदि खड़ी मात्रा ए की मात्रा है तो बिंदु आएगी, यदि ए खुद आया है तो चंद्र बिंदु आएगी। इतनी सी बात आपने क्या है ध्यान रखनी है, ठीक है। और कुल मिला के ध्यान रखें कि चंद्र बिंदु तभी आती है जब ए की मात्रा ना हो, तब हम क्या उसे चंद्र बिंदु के रूप में लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके बात करते हैं यहाँ पर शब्द बनते कैसे हैं। बहुवचन बनाते समय क्या है जो हम त्रुटियाँ करते हैं उन त्रुटियों को ना करें, उन गलतियों को ना करें। तो पहली त्रुटि क्या करते हैं, इकारांत। अच्छा, ये इकारांत क्या होता है, जिस शब्द के अंत में बड़ी ई हो उसे इकारांत शब्द कहते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग, ध्यान रखना, इकारांत और स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए
ई की मात्रा यानी बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में बदल कर या तो या प्रत्यय जोड़ते हैं या फिर यों प्रत्यय जोड़ते हैं, फिर उस शब्द को बहुवचन में बनाते हैं। ठीक है। और यदि क्या है छोटी की मात्रा ऑलरेडी है, पहले से है, तो मात्रा बदलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखिए नदी शब्द, नदी में द पे बड़ी की मात्रा है। अब इसका बहुवचन बनाएंगे तो पहले बड़ी को आप छोटी की मात्रा में डाल लिखेंगे, फिर यहाँ प्रत्यय जोड़ेंगे, नदियाँ। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, नदी का नदियों भी बना सकते हैं। तो चाहे नदियाँ बनाएं चाहे नदियों बनाएं, बहुवचन में आपको क्या है बड़ी ई को पहले छोटी में बदलना पड़ेगा। उसके बाद क्या है आपको यहाँ या यों प्रत्यय जोड़ना है। ये क्या देख लेना जैसे आपको आवश्यकता पड़ेगी। जैसे लड़की है, बड़ी की मात्रा है, तो लड़की का पहले बड़ी ई को छोटी की मात्रा में बदलेंगे, फिर यहाँ प्रत्यय जोड़ेंगे या यों प्रत्यय जोड़ेंगे। नीति, नीति में देखिएगा ता पे छोटी की मात्रा ऑलरेडी है, छोटी की मात्रा अगर ये पहले से है तो बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें क्या नीतियाँ, यहाँ प्रत्यय जोड़ेंगे नीतियों, गति गतियाँ गतियों। आया होगा समझ में, उम्मीद करता हूँ। ठीक इसी प्रकार का उकारांत, उकारांत मतलब जिन शब्दों के अंत में बड़ा ओ की मात्रा या छोटा ओ की मात्रा हो, उन पर भी यही नियम लागू होता है। पहले बड़ा ओ की मात्रा को छोटा ओ में बदलेंगे, फिर यहाँ ये प्रत्यय और ऊ प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे बहुएं बहुओं, पुत्र वधु का पुत्र बधवे पुत्र बधवों, इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया हो। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात करते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत का मतलब होता है ऐसा कोई स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में आ हो। जैसे बालिका, लता, माता, समस्या, इन सभी शब्दों के अंत में आ है, आ की मात्रा है, इसीलिए इनको आकारांत बोलते हैं। यदि इन शब्दों का बहुवचन बनाते हैं तो इन शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्द के अंत में ए और ए के ऊपर चंद्र बिंदु या फिर ओ पर बिंदु का लगा कर क्या है वो शब्द बनाया जाता है। जैसे बालिका, बालिकाएं, ए जोड़ा हमने, बालिकाओं, ओ जोड़ा फिर बिंदु लगाई, लता का लताएं, लताओं, माता का माताएं, माताओं, समस्या का समस्याएं, समस्याओं। तो इस प्रकार से शब्द बनाते हैं। तो यदि कोई भी शब्द क्या है आकारांत है यानी उसके अंत में आ है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए उसमें कुछ भी बदलाव नहीं करते हैं, ए और ओ प्रत्यय जोड़ते हैं और उस पर क्या है बिंदु और चंद्र बिंदु लगाते हैं। ओ पर चंद्र बिंदु इसलिए लगाते हैं क्योंकि ओ की मात्रा है ऊपर, खड़ी मात्रा है, और ए पर क्या है चंद्र बिंदु इसलिए लगाते हैं क्योंकि उस पर कोई मात्रा नहीं है। और यदि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं तो उनका बहुवचन बनाने के लिए क्या है शब्द के अंत में ऊ या ई की मात्रा बिंदु के साथ क्या लिखी जाती है। जैसे दीवार का दीवारें, दीवारों, मंजिल का मंजिलें, मंजिलों, इस प्रकार से बनाते हैं अकारांत शब्द जो होते हैं जिनके अंत में कोई मात्रा नहीं हो। जैसे दीवार में कोई मात्रा नहीं, इसका मतलब इसमें अ है। ठीक है, तो इन शब्दों को इस प्रकार से बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ आया हो। ओके, कुछ विशेष शब्द हैं। यदि कोई शब्द ऐसा है जिसके अंत में क्या है बड़ी की मात्रा है, जैसे मंत्री, पक्षी, प्राणी, इन शब्दों को जब आप इन शब्दों के साथ कोई और शब्द जोड़ते हैं और संधि करते हैं तो मंत्री का जो बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल जाएगी। जैसे मंत्री का मंत्रिमंडल हो जाएगा मंत्री परिषद, मंत्रीगण, पक्षी का पक्षी राज, पक्षी वृंद, प्राणी का प्राणी विज्ञान, विद्यार्थी का विद्यार्थी गण। तो जब भी आप किसी शब्द के अंत में कोई किसी शब्द के साथ किसी और शब्द को जोड़कर लिखते हैं उस शब्द को, तो क्या है बड़ी की मात्रा पहले छोटी की मात्रा में बदल जाएगी। उसके बाद क्या उस शब्द को आप जोड़ेंगे जैसे कि यहाँ है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। शब्दों के आधे वर्णों का प्रयोग कैसे करते हैं इस पर भी हम चर्चा करते हैं। जिन वर्णों के अंत में खड़ी पाई, पाई को डंडी बोलते हैं, खड़ी डंडी है, उन्हें जब हम आधा लिखते हैं तो पाई हटा कर क्या लिखते हैं। जैसे क्या है बच्चा में क्या है, जैसे ये पहले देखिएगा ख ग घ च ज झ, इन सभी वर्णों के अंत में खड़ी डंडी है। जब भी इनको आधा लिखते हैं तो उस खड़ी डंडी को हटाते हैं, फिर आधा सीधा लिख देते हैं। जैसे बच्चा में क्या है च की डंडी हटाई और आधा च के फिर आधा च बना दिया। त्याग में क्या है ता की डंडी हटाई और त्याग लिख दिया। दिव्य में क्या है
व की डंडी हटाई और आधा लिख दिया उसे। और जिन वर्णों के बीच में खड़ी पाई या डंडी है उन्हें उनके दाहिनी तरफ का हिस्सा क्या है हटाते हैं, फिर आधा रूप उसका उनका लिखते हैं। जैसे क और फ है तो क्या करते हैं, जो बीच की डंडी है, इस बीच की डंडी का जो दाहिनी तरफ का जो हिस्सा है इसको हटा कर क्या है उसे आधे रूप में लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ इस गलती को भी क्या है आप कभी नहीं करेंगे। और कुछ वर्ण ऐसे हैं जिन वर्णों में कोई खड़ी डंडी नहीं होती है, जैसे ट है, ठ है, ड है, ढ है, द, ह, ड़, ढ़। इन शब्दों को, इन अक्षरों को क्या है जब आप आधा लिखते हैं तो आधा लिखते समय क्या है इनके नीचे आप हलंत लगाते हैं। बस इतना सा प्रयोग करते हैं और इतना सा करने पर क्या है इनका आधा रूप बन जाता है। ओके, अब बात करते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन कैसे बनता है। यदि क्या है अकारांत पुल्लिंग शब्द है उसका एक वचन के समान एक वचन के समान बहुवचन में प्रयोग किए जाएंगे, यानी अकारांत शब्द का बहुवचन या तो बनेगा ही नहीं, ठीक उसी प्रकार से प्रयोग होंगे जिस प्रकार से एक वचन में होते हैं, या फिर बिंदु के साथ क्या ओ की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा उसमें। जैसे बालक शब्द है, इस बालक शब्द को हम एक वचन में भी कर सकते हैं और बहुवचन में क्या है इसी प्रकार से कर सकते हैं, या फिर बहुवचन बनाने बनाने के लिए हम ओ की मात्रा लगाते हैं। जैसे घर, घरों, लोग, लोगों। अब पहले हम उदाहरण से समझते हैं जो वाक्य बनाया हमने। लोग घूमने जा रहे हैं, यहाँ पर लोग क्या है बहुवचन है ना। इसके अलावा क्या है, हमने सभी लोगों को समझा दिया, तो लोग, लोगों एक जैसा प्रयोग हुआ है, जबकि क्या है ओ की मात्रा से वो बहुवचन बना भी है और सीधे वो बहुवचन के रूप में भी क्या प्रयोग हुआ है। नीचे वाले में देखिए, बालक शांत बैठे हैं। बालक एक नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे बालक हैं जो शांत बैठे हैं। और ये तो बहुवचन भी इसमें इसका प्रूफ इसी प्रकार से चलेगा और एक वचन में भी। और कई बार हम क्या ओ की मात्रा के साथ भी, ओ की मात्रा से भी क्या इसका बहुवचन बनाते हैं। बालकों ने बहुत शोर किया, तो जैसे यहाँ पर क्या ओ की मात्रा से क्या बालकों का रूप बना है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा कोई शब्द पुल्लिंग हो और उसमें किसी कोई मात्रा ना हो, अकारांत हो, तो उसका बहुवचन बनाने के लिए क्या दो तरीके हैं। या तो उसे एक वचन के समान प्रयोग में लाते हैं, या फिर ओ की मात्रा से बिंदु के साथ क्या उसका बहुवचन बनाते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। आगे बढ़ते हैं। यदि आकारांत पुल्लिंग शब्द है, आकारांत मीन जिस शब्द के अंत में आ हो, उन शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए बिना बिंदु के आ की मात्रा की जगह ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे, या बिंदु के साथ ओ या ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। कुछ नहीं करना है। यदि लड़का शब्द है, लड़का में लास्ट में आ है इसलिए इसे आकारांत बोलते हैं, तो यदि इसका बहुवचन बनाना है तो आ की मात्रा हटाएंगे और ए की मात्रा लगाएंगे। यदि क्या है आपको ओ की मात्रा से बहुवचन बनाना है तो आ की डंडी हटानी है और ओ की डंडी बिंदु के साथ लगा देनी है। बकरा का बकरे, बकरों, कमरा का कमरे, कमरों, मामा का मामाओं, है ना। इस प्रकार से कि ये बनेंगे। बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर ए की मात्रा से बच्चों को समझा दिया गया, ओ की मात्रा से बचन बहुवचन बना है। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया हो, इसमें भी कोई गलती नहीं होगी, ये मैं ऐसा मानता हूँ। आधे र का प्रयोग या रेफ लिखने का तरीका क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। यदि क्या है कोई ऐसा अक्षर है जिसमें कोई डंडी नहीं है, जैसे टा है, ठा है, डा है, उसमें र जब लगाते हैं तो नीचे लगाते हैं ऐसे, ट्रा। ठीक है। और यदि क्या है कोई ऐसा अक्षर है जैसे क है, पा है, जिसके बीच में खड़ी डंडी है और सबसे लास्ट खड़ी डंडी है, तो उनमें र नीचे अगर प्रयोग करना है तो प में ऐसे करेंगे बीच में प्रयोग, और क में क्या है ऐसे बीच में प्रयोग करेंगे। इतना आप क्या ध्यान दीजिएगा। और यदि क्या है रेफ ऊपर वाला है, आधा र है, तो उसको क्या है हम किसी भी अक्षर पर क्या है ऐसा प्रयोग करेंगे, जैसे कर्म पर यहाँ पर हमने कर रखा है, है ना, इसका हम इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। अब समझते हैं इसमें कि क्या समझने लायक क्या है। ओके, ठीक। आधा र यदि वर्ण के ऊपर की तरफ होगा, जैसे यहाँ पर क्या है इस माँ वर्ण के ऊपर क्या आधा र लगा रखा है, तो जिस वर्ण के साथ वह आया है उससे पहले उसका उच्चारण होगा। जैसे यहाँ पर क्या है इसमें देखेंगे जो र है माँ के ऊपर है, तो ये ऊपर लिखा गया है तो इसका उच्चारण क्या है माँ से पहले होगा। जैसे कर्म,
और यदि वर्ण के नीचे की तरफ उसका प्रयोग हो रखा है, नीचे की तरफ जो वर्ण है जिसमें वो र लगा रखा है, वो र नीचे साइड है, तो क्या है, जिस वर्ण के साथ वह आया है उसके बाद उसका उच्चारण होगा। जैसे ट्रक में क्या है, ट के नीचे र आया है तो ट का उच्चारण पहले आएगा और र का बाद में आएगा। प्र में क्या है, प के नीचे र आया है तो प का उच्चारण पहले आएगा और र का बाद में आएगा। दरअसल दरअसल ये इसमें बात ये है कि जो ऊपर वाला होता है वो हमेशा आधा होता है, उसका उच्चारण क्या है, पहले किया जाता है। इतनी सी बात इसमें है। ओके। बात करते हैं कुछ ऐसे हमारे पास क्या है, शब्द है जिनका क्या है, हम ऐसा प्रयोग भी करते हैं कई बार कि वो जैसे मान लीजिए हाँ, इस जैसे द्व है, इस द्व को हम कई बार ऐसा भी प्रयोग करते हैं। तो ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों रूप इसके चलते हैं। आप बेहतर होगा तो आप ऐसा लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये द्य है, जैसे विद्यालय में लिखते हैं आप द्य, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। जैसे ध है, आधा द और ध, इसको आप ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, है ना। श्व है, इसको आप कई बार आपने देखा होगा ऐसा लिखा होगा, ये ऐसा भी लिखा जाता है और ऐसा भी लिखा जाता है। और जो ये ऐसा ऐसा एक आधा क और त इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। इसको आप इस ढंग से भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो संयुक्ताक्षर लिखते समय क्या है, कई बार क्या है, और टाइपिंग करते समय क्या है, उसके अलग अलग रूप भी क्या प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसमें भी क्या आप गलती ना करें। एक बार दोबारा देख लो, ये जो है इसको ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा, आप इस रूप में भी लिख सकते हैं इसे। जो ये है, इसको आप कई विद्यालय में कई कई बार आपने लिखा होगा, तो ये इसका ही रूप ये है। चाहे आप इसका प्रयोग करें चाहे इसका करें, है ये एक ही बात, ठीक है। जैसे ये है, इसमें क्या है, ऐसा कभी कभी देखा होगा आपने, ये भी एक ही रूप है, ठीक है। इसमें भी क्या, कई बार आपने टाइपिंग करते हुए देखा होगा, जो टाइप किया हुआ जो कई बार क्या कंटेंट आपके पास आता है तो उसमें क्या है, स्व ऐसे प्रकार से प्रयोग होता है, तो ये इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और ये जो आधा क और ता है, अधिकतर जब हम टाइप करते हैं तो ऐसा ही लिखा होता है। दरअसल क्या आधा क और ता है, तो कोशिश करना आप इस रूप को लिखें, द्वार, विद्या, बुद्धि, श्वास, रिक्त, इस टाइप से आप इसे लिखें, ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ और बातें हैं। क्रिया के सभी शब्द, हाँ, क्रिया को लिखने के कुछ तरीके हैं कि क्रिया को लिखें कैसे। क्रिया के सभी शब्द अलग अलग लिखे जाते हैं। जब भी आप क्रिया को वाक्य में लिखेंगे तो जितने भी शब्द क्रिया के आएंगे उन सभी को अलग अलग लिखेंगे। जैसे वह पढ़ता है तो पढ़ता अलग आएगा, है अलग आएगा, इनको मिलाकर कभी नहीं लिखते हैं। राघव खाना खा रहा है, खा अलग है अलग है अलग है। तो क्रिया का जो पद होगा उसमें जितने भी शब्दों का प्रयोग किया गया होगा उन शब्दों को आप अलग अलग लिखें, दरअसल ये कहने की कोशिश हो रही है। जो पूर्वकालिक क्रिया है और तात्कालिक क्रिया है, इसको बनाने वाले जो प्रत्यय होते हैं उनको साथ मिलाकर लिखना चाहिए। जैसे महेश खाना खाकर, यहाँ पर जो कर शब्द है ये खा क्रिया के साथ जोड़ा गया है और ये पूर्वकालिक क्रिया बनी है, इसको मिलाकर लिखें। दीपक खाना खाते ही सो गए, तात्कालिक क्रिया है, ये खा के साथ ते जोड़ दिया गया है को अलग लिखा गया क्योंकि दो अलग अलग हैं, तो इसको इस प्रकार से लिखें तो इसमें भी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। एक और है, कई बार क्या है, बच्चे क्या है अ, ये करा करी करे का प्रयोग करते हैं। तो करा कुछ भी नहीं होता है, करा का रूप किया होता है। करे भी कुछ नहीं होता, करे का रूप की होता है। और करे कुछ नहीं होता, करे का रूप क्या किए होता है। जैसे तुमने गलती की, तुमने गलती करी नहीं लिख बोलना है ना लिखना है। यह कार्य उसने किया, यह कार्य उसने करा, ये भी नहीं लिखना है, ये गलत है। तो जो ये ग्रीन कर रखा है, ये ग्रीन रंग में जो है, ये हरे रंग में, ये क्या सही रूप है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ और है जो होता है पे यदि बिंदु नहीं है तो वो एक वचन है, और यदि क्या है बिंदु है तो बहुवचन है। था एक वचन है, थे बहुवचन है, और थी आपका क्या है एक वचन है, और थी पे यदि क्या है बिंदु है तो बहुवचन है। मैं मैं जो सर्वनाम होता है उसके साथ हूँ सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। यदि आप क्या है मैं से कोई वाक्य बनाते हैं, क्योंकि, क्यों, तुम्हें, उन्हें, उन्होंने, मैंने, मैं, में आदि जो शब्द है इन पर हमेशा बिंदु आती है। देख लेना किस कहाँ पर बिंदु है, इसको आप इस प्रकार से क्या है समझ लीजिएगा, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपने पूरी वीडियो देखी हो और आपको क्या कुछ सीखने को मिला हो।
मुझे मैं विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।